हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनरल स्टडीज के हिस्ट्री सेक्शन में सिंधु घाटी सभ्यता के आगे के विषय वस्तु को देखेंगे। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, इस सभ्यता के अर्थव्यवस्था के विषय में आज हम लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी और इसके डिफरेंट आयाम क्या क्या थे। इन सब को लेकर हम लोग एक चर्चा करेंगे। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और यह इस बात की ओर संकेत करता है कि कोई भी नगर कैसे बनेगा। नगर तब स्वरूप में आएगा जबकि अर्थव्यवस्था का मूल आधार मजबूत हो और अर्थव्यवस्था के अन्य डायमेंशन भी, अन्य आयाम भी विकसित अवस्था में हो, तब एक नगर का स्वरूप डेवलप होता है। मैंने बताया था कि कैसे इकोनॉमी में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली गई, अर्थव्यवस्था का विकास होता चला गया। नवपाषाण काल से लेकर पूर्व हड़प्पाई संस्कृतियों तक हम देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का जो आधार था अर्थात कृषि धीरे धीरे विकसित अवस्था में होता चला गया। उससे अतिरेक की प्राप्ति आई, सरप्लस की प्राप्ति आई और सरप्लस ही, अतिरेक ही अर्थव्यवस्था के अन्य आयामों को जन्म देता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार था सिंधु घाटी सभ्यता में, जो बेस था वो था कृषि। और चूंकि ये एक नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता के प्रमाण हमें मिले हैं, वो इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करता है कि कृषि जो था वो बहुत ही विकसित अवस्था में था, डेवलप्ड फेज में था। पहली बात। दूसरी बात, कृषि से विपुल अतिरेक की प्राप्ति होती थी, सरप्लस की प्राप्ति होती थी। हमें जो भी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, एक बात हम लोगों ने जाना कि अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि था, जो कि बहुत ही विकसित अवस्था में था। कृषि से विपुल अतिरेक की प्राप्ति होती थी और अतिरेक ही विकास के अन्य आयामों को भी जन्म देता है। और कृषि जो होता था वो हल बैल की सहायता से होता था। हल जो होते थे वो लकड़ी के बने होते थे, जबकि और फाल जो और भी कृषि से संबंधित उपकरण हैं, तो कृषि से संबंधित उपकरण जो हैं वो सबसे अधिक पत्थर के बने होते थे। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक कृषि उपकरण किस चीज के बने होते थे, तो आपका जवाब होगा पत्थर। इसके अलावे कांसे के उपकरण भी मिले, पत्थर और कांसे का उपकरण। फसल जो होता था वो नॉर्मली नवंबर महीने में बो दिया जाता था और अप्रैल महीने में इसे काट लिया जाता था। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य खाद्यान्न, मुख्य खाद्यान्न क्या था? फूड क्रॉप्स। तो मुख्य खाद्यान्न था गेहूं और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ था। और यहां से हमें गेहूं की 3 प्रजातियां मिली हैं। पहला ट्रिटिकम कंपैक्टम, दूसरा ट्रिटिकम स्फेरोकोकम और तीसरा
स्फेरो कोकम। हमें गेहूं की 3 प्रजातियां मिली हैं, ट्रिटिकम कंपैक्टम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम और स्फेरोकोकम। और हम लोग देखें कि यहां से हमें जौ की 2 प्रजातियां मिली हैं, बार्ली की। पहला होर्डियम बलगैर और दूसरा होर्डियम स्फेरोकोकम। तो मुख्य खाद्यान्न तो गेहूं और जौ था। हालांकि चावल के भी प्रमाण खासकर गुजरात और राजस्थान क्षेत्र में जो भी साइट्स हड़प्पाई स्थल मिले हैं वहां से हमें चावल का भी प्रमाण मिलता है। तो चावल भी खाद्यान्न था, लेकिन मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ था। इसके अलावे चावल के अलावे मटर, सरसों, राई, दलहन, ब्रांसिका जूली, तरबूज, केला इत्यादि के भी प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा यह बात जानना होगा, यहां हड़प्पा सभ्यता से हमें ईख की खेती का प्रमाण नहीं मिला है। ईख की खेती का प्रमाण, गन्ने की खेती का प्रमाण नहीं मिला है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग संपूर्ण विश्व में पहले लोग थे जिन्होंने कपास की खेती प्रारंभ की। अर्थात कपास से संपूर्ण विश्व को परिचय कराने वाला सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हुआ करते थे, है ना। तो कपास की खेती से परिचय इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही संपूर्ण विश्व को कराया। तो कपास की भी खेती होती थी। इस तरह देखिए कि अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो था वो कृषि, बिल्कुल विकसित अवस्था में, जहां से विपुल अतिरेक की प्राप्ति होती थी। नॉर्मली स्टोन टूल्स सबसे अधिक उपयोग में लाए जाते थे। स्टोन के अलावे कांसे के उपकरण भी, कृषि उपकरण भी हमें मिले हैं। तो अगर पूछेगा पत्थर के बाद किस चीज का उपयोग, तो कांसे के उपकरणों का प्रयोग होता था। हमने देखा कि मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ, गेहूं की 3 प्रजातियां, जौ की 2 प्रजातियां मिली हैं। इसके अलावा चावल, बाजरा, दलहन, तिलहन, मटर, ब्रांसिका जूली, तरबूज, केला इत्यादि, उसके अलावा कपास की खेती, इन सब का भी प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। इस तरह हम लोगों ने जाना कि एग्रीकल्चर बहुत ही डेवलप्ड अवस्था में था और यहाँ से विपुल अतिरेक की प्राप्ति होती थी। और हमें कालीबंगा से जुते हुए खेत का भी प्रमाण मिलता है। हमें कालीबंगा से जुता हुआ खेत का भी प्रमाण मिलता है। इसके अलावे एक साथ 2-2 फसल उगाने का प्रमाण मिलता है। लंबी दूरी पर सरसों बोया जाता था और कम दूरी पर चना। यह प्रमाण भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हल रेखा मिला है, वहां से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार था वो बहुत ही विकसित अवस्था में था और यहां से हमें विपुल अतिरेक की प्राप्ति होती थी। अब हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था के अन्य आयाम के बारे में। पशुपालन, पशुपालन भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। एनिमल हस्बेंड्री, और हमें इस सभ्यता से कई पशुओं को पालतू बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण पशु अगर पूछा जाएगा
तो वह कुबड़ वाला सांड, इसके अलावा बकरी, सुअर, खरगोश, घोड़ा, गाय, ये सब भी पालतू जानवर हुआ करते थे। हमें घोड़ा का प्रमाण जो है, घोड़े की अस्थियां मिली हैं सुरकोटरा से। गुजरात का एक स्थल है सुरकोटरा, जबकि घोड़े का जबड़ा या दांत हमें राना घुंडई से मिला है। घोड़े की मृण मूर्ति, मृण मूर्ति मिट्टी की मूर्ति को कहते हैं, हमें धौलावीरा से मिला है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पशुपालन भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्थव्यवस्था के अन्य आयामों की। सबसे पहली बात कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुहर की बात आती है। ये मुहर, स्टाम्प, लगभग 2500 मुहरें हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हो चुका है। तो पहला प्रश्न तो ये आता है, ये मुहर होता क्या था, ये स्टाम्प क्या था? तो ये जो मुहर था वो व्यापारी लोग, ट्रेडर्स, अपने आइडेंटिटी के रूप में, अपने पहचान चिन्ह के रूप में प्रयोग में लाते थे मुहरों को। और ये जो मुहर होता था वो 2 शेप में मिला है। जितने भी मुहर मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो 2 शेप में मिले हैं। एक रेक्टेंगुलर शेप में, आयताकार आकार में, इस तरह के मुहर में सिर्फ हड़प्पाई लिपि खुदी हुई मिली है। जो आयताकार मुहर होते थे उसमें केवल हड़प्पाई लिपि खुदी होती थी, और जो वर्गाकार मुहर होते थे उसमें चित्र के साथ लिपि खुदी हुई होती थी। ये 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर आकार का होता था ये मुहर। और ये मुहर सबसे अधिक सेलखरी की बनी होती थी। अगर यह पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की मुहर सबसे अधिक किस चीज की बनी होती थी, तो आपका जवाब होगा सेलखरी। सेलखरी एक प्रकार की मिट्टी होती है, और जब इसे सुखाया जाता है तो ये बिल्कुल पत्थर की तरह कड़ा हो जाता है। तो सबसे अधिक मुहरें जो मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो सेलखरी की बनी हुई मुहर मिली है। इसके अलावे सोना, तांबा, पत्थर इत्यादि की मिट्टी से बनी हुई मुहरें भी हमें प्राप्त हुई हैं। मैंने कहा कि 2500 मुहरें मिली हैं संपूर्ण हड़प्पाई स्थल से, जिसमें सर्वाधिक मुहर हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से। लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहर, जिसमें सिर्फ अभिलेख मतलब हड़प्पाई लिपि खुदी हुई है, यह हमें मिला है हड़प्पा से। जबकि आलमगीरपुर, हुलास, यहां से हमें मुहरें नहीं मिली हैं। कालीबंगा से हमें छोटी बेलनाकार मुहरें मिली हैं, लोथल से भी छोटी गोलाकार मुहरें मिली हैं, है ना। तो ये असल में बाहर की मुहरें थी।
सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें नहीं थी, जिसकी चर्चा जब हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड पढ़ेंगे, व्यापार के संदर्भ में जब बात होगी तो उसकी चर्चा होगी। तो मैंने बताया जो आयताकार मुहर होता था उसमें केवल लिपि खुदी होती थी, और वर्गाकार मुहर पर लिपि के साथ चित्र भी बने होते थे। कई चित्र मिले हैं मुहरों पर। पशुपति शिव का भी प्रमाण हमें मुहरों से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिला है जिसमें हमें पशुपति शिव के प्रमाण मिले हैं। सबसे अधिक चित्र मुहरों पर हमें एक श्रृंगी पशु, मतलब एक सिंग वाला पशु के चित्र मिले। गाय के चित्र नहीं मिलते मुहरों पर। अन्य पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं, जैसे मछली और घड़ियाल के चित्र वाला मुहर हमें चनहुदरों से प्राप्त हुआ है। मछली और तीन मछली और घड़ियाल के चित्र मिलते हैं। इसके अलावे हमें लोथल से एक मुहर मिला है जिसमें आटा जो गेहूं पीसने वाला या अनाज पीसने वाला चक्की का चित्र मिलता है हमें। इस तरह मुहरों पर कई तरह के चले। सबसे अधिक अगर हम कहें तो सबसे अधिक हमें मिले हैं एक श्रृंगी पशु के चित्र। तो मुहर इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये मुहर जो था वो व्यापारी लोग, हड़प्पा सभ्यता के जो ट्रेडर्स थे, वो अपने पहचान चिन्ह के रूप में इन मुहरों का प्रयोग करते थे। और सर्वाधिक मुहरें जो होती थी वो सेल खड़ी की बनी होती थी। एक अन्य आयाम के बारे में जानना है